बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी दोशंबे में अफगान हम मनसब से आज उन्होंने मुलाकात की और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके अलावा NCOC के इजलास में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फौज की मदद लेने का फैसला किया है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज दोशंबे में अफगान हम मनसब से अहम मुलाकात की, उसमें पाकिस्तान की जिस तरीके से नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा ने की, इसके अलावा अफगानिस्तान के मामले पर जिस तरह की बातचीत हुई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो तमाम खित्ते की सूरत हाल है, इसमें ये आप समझें कि शदीद तर ख़तरात बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से तमाम खित्ते में। और ये हम तसव्वुर कभी कर सकते थे कि अमेरिकी फ़ौजों का इनखला होगा और पाकिस्तान में सियासी उफ़क़ पे इस कदर गैर संजीदा गुफ्तगू हो रही होगी। और CNN ने आज ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रही है और वो दिखाया उन्होंने कि 22 अफगान कमांडोज जो हैं वो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गोली मार दी गई। CNN जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और ये जो खबर है, अब इसको तालिबान जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है और ये पुरानी वीडियो है या ये फिल्माई गई है, और वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन वीडियोस बहरहाल एक से ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, एक से ज़्यादा वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं उनमें सरंग कलम करते हुए भी दिखाया जा रहा है और ये भी दिखाया जा रहा है। लेकिन तालिबान कह रहे हैं पुरानी वीडियोस हैं या ये प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। तालिबान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो ज़राए इब्लाग हैं, मगरबी ज़राए इब्लाग, वो कह रहे हैं कि ये जुल्म और सितम जो है वो शुरू हो चुका है, एक खाना जंगी की फ़ज़ा जो है वो अफ़गानिस्तान में बन चुकी है। अच्छा, यानी इसका मतलब इसको इस तरह से समझा जाए कि वही सूरत हाल, और इसमें जिन नौजवान, एक दो ऐसे नौजवान भी हैं जिनको गोली मारते हुए, सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जिनका वीडियोज़ में जो वीडियोज़ जो हैं वो यानी उन नौजवानों की है या उन ऑफिसर्स की हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था हालिया दिनों में। और उनको वो हाथ खड़ा करके एक बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनी जा सकती है कि एक आवाज़ है कि इनको नहीं मारो, ये तो हथियार डाल रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी एक आवाज़ आती है वहाँ पे, वो कहते हैं कि नहीं, सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार दो। और इसी तरह से जो एक तो ये है जो वीडियो है, उसके बाद और वीडियोस हैं जो हम जाहिर है कि नहीं दिखा सकते, उसमें सर कलम किया जा रहा है, किसी का फांसी लगाई जा रही है, इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं। लेकिन तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, हम ये नहीं कर रहे। अच्छा, अब पायलट्स को फांसी लगाने की और गोली मारने की भी बहुत सारे पायलट्स, हाँ जी हाँ, वो कह रहे हैं कि पायलट्स ने, ये वो पायलट्स हैं जिन्होंने बॉम्बिंग की थी और इनके लिए, कुछ लोगों के लिए माफ़ी नहीं है जिन्होंने बड़ी तादाद में कत्लेआम किया था औरतों का और बच्चों का। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो अफ़गानिस्तान से हमारे सामने आ रही है। अच्छा, इसमें मैं दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी बात कह रहा था कि एम यही हो सकता है कि इस वक्त इस इलाके में खाना जंगी हो जाए, क्योंकि खाना जंगी या अफरा तफरी या इंतशार या लोगों की आप समझें कि कोई धमाके शुरू हो जाते हैं या कोई टारगेटेड असैसिनेशंस शुरू हो जाती हैं बड़ी शख्सियात की या कुछ भी, तो उसके नतीजे में जो अफरा तफरी फैलेगी, उस अफरा तफरी के नतीजे में जिस चीज़ को नुकसान पहुंचेगा वो चाइना होगा, चाइना और रशिया। और इसीलिए उनका जो ग्लोबल टाइम्स हैं, उन्होंने आज ये बाकायदा अदारी में लिखा है, अपना एक अदारिया उनका छाया हुआ है और उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि हम इसमें, अगर किसी का ख्याल है कि हम इसमें नहीं, क्यूबा की नहीं, एक और था, अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया, हाँ ये वाली,
ठीक है ना। हाउ बिग अ सिक्योरिटी थ्रेट डज चाइना फेस एज तालिबान ड्रॉज क्लोज टू बॉर्डर विद शिंगयांग। तो उस पर उन्होंने क्लियर किया है कि चाइना रशिया वोंट बी नेक्स्ट एम्पायर्स टू एंटर द ग्रेवयार्ड। ये मत समझे जो बातें हो रही हैं कि जो हम किसी एक कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड यानी अफगानिस्तान को कि एम्पायर से ग्रेवयार्ड है, हम उसमें दाखिल होकर हम दफन हो जाएंगे, तो चाइना और रशिया ऐसा नहीं करेंगे और दाखिल होकर दफन नहीं होंगे। हमें काफी अरसे से इस बात का पता है कि अफगानिस्तान में क्या खेल खेला जा रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि जो एक पूरे इलाके में इंतशार, खल्फिशार और ये वीडियोस और प्रोपेगेंडा और ये सारा, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत में इस वक्त हु इज इन चार्ज ये नहीं पता। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो अफगानिस्तान में यानी अशरफ गनी के पास कितनी पावर है, अशरफ गनी की हुकूमत कब तक है, वहां पर इससे अगली स्टेज पे किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है, कोई भी निशाना बना सकता है। और बहुत सारी मिलिशियाज काम कर रही हैं और बम धमाका आज हुआ है काबुल में, उसमें भी 4 अफराद के मारे जाने की इतला है। ये 22 अफराद ये अलग हैं और उसके बाद जो इनफरादी तौर पे वीडियोस और खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि हो रहा है, एक साइड कह रही है नहीं हो रहा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ यानी ये वो बॉर्डर, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी आज इतला आई है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, उसमें कुछ शहादतें भी हुई हैं जवानों की, ये भी इतलात आई। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपसे कहा कि टारगेट असैसिनेशंस, मुजाहिरे, हंगामे, ये इन सब की तैयारी हो रही है। सही, अच्छा, और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि 2 बातें बड़ी अहम है। ये आज जो शहादतें हुई हैं उनकी तस्वीरें। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हम जब ये बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आप यूं समझें कि जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स अगर खत्ते में हो रही हैं, इस पूरे खत्ते में क्या ये पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया सुपर पावर्स टकरा गई आपस में और न्यू ग्रेट गेम शुरू हो गई है। तो वांग वी जो हैं, जो कि चाइना के वजीर खारजा हैं, ठीक है, चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो 3 मुल्कों का दौरा वो कर रहे हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ठीक है। और ये तीनों वो मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के शुमाल में जिनकी सरहदें लगती हैं, ठीक है। और ये जब दोशंबे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो दूसरा इनका जो मीटिंग है वो उज्बेकिस्तान में है, तो ये जो है ये वहां पर इनकी मुलाकात जो है वो जयशंकर से होगी और साथ ही इनकी मुलाकात होगी शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात होती है जयशंकर से, जो कल भी बात की थी, नहीं होती। अच्छा, वहां पर यह इतला है कि जी 2 मुल्क के जो हैं वो सरबराह आ रहे हैं, पाकिस्तान से इमरान खान साहब और अशरफ गनी, लेकिन यहां से इस्लामाबाद से ये बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे बल्कि रजाक दाऊद साहब उनकी जगह जाएंगे जी। अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो यकीनन होंगे, वजीर खारजा, चूंकि सारे वज़ीर खारजा वहां पे मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें, जो बात की थी ना कि ये जो सल्तनतों का एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड, ये कहना बहुत आसान है, ये लफ्ज़ अदा करना बड़ा आसान है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ है और जो कुछ अभी हुआ है पिछले 20 सालों में या उससे पहले जो कुछ होता रहा है, ये बच्चियां, बच्चे, स्कूल, सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरी अगवा, सरकलम, धमाके, ये जब हम बात करते हैं ना कि ग्रेवयार्ड और एम्पायर्स, तो ये ऐसे ही लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बड़ी खूनरेज़ी, खून के दरिया होते हैं। तो ये खून के दरिया जो हैं, ये यहां से अमेरिका पुल आउट हो गया, और उसने कहा कि पुल आउट हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना नॉन विड्रॉल है ये, मतलब ये जो है ये विड्रॉल है भी और विड्रॉल नहीं भी है, जो जिस बात पे मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो चले भी गए हैं, वो हैं भी, ठीक है। उन्होंने अपनी वापसी का रास्ता, हाँ वो हैं, और किसी भी वक्त उनका कहा है, उन्होंने कहा है ना कि अमेरिका या उसके मफादात पे, इत्तेहादियों को निशाना बनाया गया, उसके मफादात पे कोई इज्जत पहुंची, और उसके अभी से ये बात आनी शुरू हो गई है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो एक और 9/11 को, ये अल्फाज हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक और 9/11 से बड़े किसी वाक़े को अफगानिस्तान से प्लान हो सकता है आने वाले दिनों में,
दुनिया में। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है, और मैं जो बात कह रहा हूं ना कि फिर उस तनाजुर में अगर आप यहां पाकिस्तान में देखें ना, तो एक आपको समझ नहीं आता कि यहां पे हमारे अकाबरीन जो हैं वो किस तरह से फैसले कर रहे हैं और किस तरह से बयानात दे रहे हैं, और क्या स्ट्रेटजी है आने वाले दिनों के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं इस खत्ते के। मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं कि देखें, ये जो ताजिकिस्तान से ज़रा शुरू करें ना। ये हमने कभी इन मुल्कों की बात ही नहीं की, लेकिन ये इतना अहम बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। ये पूरी पिक्चर जो है, जो मैंने उस दिन बात की थी कि ग्रेट गेम 2 यहाँ पे, ये देखें ताजिकिस्तान है ना। ताजिकिस्तान को अगर हम थोड़ा सा ताजिकिस्तान पे अगर 2 मिनट के लिए नज़र डाल लें, तो ये ताजिकिस्तान जो है, ये बिल्कुल आप इस तरह से समझें कि ये लैंडलॉक है, ठीक है। और ताजिकिस्तान जो है ये मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस, जाहिर है कि इम्पोर्टेंस तो हर मुल्क की है, लेकिन ताजिकिस्तान की इम्पोर्टेंस ये है कि ये बाकी मुल्कों की तरह ये लैंडलॉक है, यानी इसकी कोई चारों तरफ आप देखें तो इसकी कोई बंदरगाह नहीं है, कोई समंदर नहीं है। ये लैंडलॉक भी नहीं, ये डबल लैंडलॉक है जी। ये डबल लैंडलॉक ममालिक हैं। यानी डबल लैंडलॉक से मतलब ये है कि इनके साथ जो मुल्क हैं वो भी लैंडलॉक हैं, इनके पड़ोसी भी लैंडलॉक हैं, यानी ये डबल लैंडलॉक है, ठीक है। ताजिकिस्तान दुनिया में 2 मुल्क हैं, उसमें से एक मुल्क जो है वो ताजिकिस्तान है। अच्छा, तो अब उसमें इशू ये है सारा कि ताजिकिस्तान की 2-3 बातें, और हमारी ये वो ताजिकिस्तान है जिसके बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों बॉर्डर इसका बंद हो गया, ठीक है। और ये वो ताजिकिस्तान है जिससे हम बात करते हैं कि जी तापी की पाइपलाइन और मुआहदे होंगे और सारा कुछ होगा, बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ, यहां से बिल्कुल साथ आप जाएं तो अफगानिस्तान और साथ ही ताजिकिस्तान आ गया। अच्छा, अब यहां पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि ताजिकिस्तान दुनिया की पहली भारतीय एयरबेस या मिलिट्री बेस जो भारत से बाहर बनी, अच्छा, ठीक है, वो जो है वो ताजिकिस्तान में बनी, और उसका जो नाम है वो है फखोर के नाम से वो है मौजूद है। और ये जब कारगिल से पहले भी और कारगिल के दौरान तो ये एहसास हुआ था भारत को कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो किसी तरह से हम वस्ती एशिया के अंदर जो है वो अपनी बेसेस लें। तो इंडिया ने एक बेस तो वहां पे जो एक हॉस्पिटल था फखोर के नाम से, तो उन्होंने फखोर एयरबेस एक मिलिट्री हॉस्पिटल था, उस मिलिट्री हॉस्पिटल को उन्होंने रशिया से बात की, और चूंकि शुमाल में शुमाली इत्तेहाद था और ये ताजिकिस्तान बिल्कुल शुमाली इत्तेहाद के साथ, तो इन्होंने उस फखोर एयरबेस को इन्होंने मिलिट्री एयरबेस बना दिया। उसके बाद दूसरी जो एयरबेस है उनकी वो ताजिकिस्तान में ही मौजूद है, और वो जो है वो जो है उसका नाम है आईनी एयरबेस, और वो भी जो है वो ताजिकिस्तान में मौजूद है। दुशंबे से 130 किलोमीटर के फासले पे एक है, और फिर 120 किलोमीटर के फासले पे दूसरी है। और इन एयरबेस से ये आप जरा अंदाजा लगाएं ना कि ये एक तो वस्ती एशिया में 2 इंडियन एयरबेसेस एक ही मुल्क में, ठीक है। एक तो हम कहते हैं जिबूती में मिल गए उधर में, वो तो बाहर, यहां पर ये हम कह रहे हैं कि जी वो इंडियन ओशन में है कोई इधर, सेंट्रल एशिया के अंदर 2 एयरबेसेस, और दोनों ताजिकिस्तान में। और ज़ाहिर है कि शुमाली इत्तेहाद था, और यहां पर खामोशी के साथ जो हम ये बात करते थे ना कि यहां पे यानी ये बनी कैसे, इनको बनाया कैसे, इनका रास्ता कौन सा था, तो ये फिर चाबहार से, ईरान के चाबहार से जो सामान है और सारा का सारा, और बहुत कई मिलियन डॉलर्स, कुछ $70 मिलियन शायद एक वक्त में खर्च हुए, एक वक्त में 15 मिलियन, अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट इनको एयरबेसिस बना दिया गया। अच्छा, अब मसला यह है कि ये वो जगह है जहां पर तालिबान जिसके बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, यानी अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक तो वो गए। तो ताजिकिस्तान की हुकूमत ने फिर उसके बाद, चूंकि वो रशिया के साथ एक मिलिट्री इत्तेहाद में, तो उन्होंने रशिया से कहा कि आप अपनी फौज को भेजें, और रशिया ने अपनी फौज भेज दी। ये जो आईनी की एयरबेस है, इस एयरबेस को रशिया भी इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा। ये सारी सोवियत दौर की एयरबेसेस हैं जो सोवियत यूनियन मौजूद था, इनको इंडिया ने फिर
जो है वो सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद उन मुल्कों से मुआहदा किया और इनको इस्तेमाल करने की परमिशन ले ली, और अमेरिकन भी सारे साथ थे 9/11 के बाद। तो वहां पर एक प्रेजेंस ताजिकिस्तान में हो गई। अब मसला ये है कि अब जो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान में अपने आप को कैसे इंगेज किया जाए, क्योंकि ये 2 एयर बेसिस एक ही वक्त में, देखें अगर अमेरिकन खाली कर गए बगराम, तो फिर इंडिया किस तरह से ताजिकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर तालिबान ये कह रहे हो कि किसी और, देखिए इंडिया ने खामोशी से 2 बेसिस रखी हुई, हमें इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन वो अमेरिका के लिए नहीं थी, वो अमेरिका के लिए तो इंडिया के अपने लिए थी, वो अमेरिकन वहां से फ्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन सवाल यह कि इंडियन प्रेजेंस वहां मौजूद थी, और इंडियन प्रेजेंस वहां मौजूद थी, मैंने आपसे कहा कि कारगिल के दौरान जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसको काउंटर करने के लिए। अब सवाल यह है कि जो इंडिया है वो यहां पर 2 मौके मिल रहे हैं चाइनीज काउंटर पार्ट से जयशंकर को मुलाकात के, और जो वजीर खारजा हैं भारत के, और एक उनकी मुलाकात हो रही है उज्बेकिस्तान में, और एक मुलाकात हो रही है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान जो है, ये बात जहन में रहे कि हमारा बरादर मुल्क, ये सबसे ज्यादा जो है ये गरीब मुल्क है, वस्ती एशिया का सबसे ज्यादा गरीब मुल्क है, और ये गरीब मुल्क है, और यानी इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनके पास ऑयल या गैस के ज़खायर नहीं है इनके पास, लेकिन पानी है। इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कल्चर है, बड़ा इनकी पुरानी सिविलाइजेशन है, सब कुछ है। और दूसरा मसला गुर्बत की जो बुनियादी वजह बयान होती है ताजिकिस्तान में, वो ये है कि एक तो सोवियत यूनियन के अंडर वैसे ही ये रियासतें तरक्की नहीं कर सकें, लेकिन जैसे सोवियत यूनियन टूटा तो ताजिकिस्तान में एक, वो कहते हैं ना, भूली हुई खाना जंगी, हम हमेशा अफगानिस्तान की खाना जंगी याद रखते हैं, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के फौरन बाद ताजिकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। और ताजिकिस्तान में खाना जंगी इस तरह से शुरू हुई कि वहां पे जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट चूंकि इलेक्ट हुए वो कम्युनिस्ट थे, तो उनके अगेंस्ट जो है वो तमाम लिसानी गिरोह और इस्लामी पार्टियां वो सारी इकट्ठी हो गई। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने फिर रशियन फौज को बुला लिया कि आप आके करें, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे, रशियंस ने कहा। दूसरे प्रेसिडेंट आ गए, वो भी कम्युनिस्ट थे। 5 साल तक यहां पर खाना जंगी होती रही, 5 साल। और 5 साल के दौरान बयान होता है कि 1.5 लाख लोग मर गए ताजिकिस्तान में उस खाना जंगी में। हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया और उसके नतीजे में बेघर हो गए, मारे गए और पनाह ली इधर उधर जाकर। तो ताजिकिस्तान की बदतरीन खाना जंगी हुई 90 की दहाई में। लेकिन हमारा ध्यान चूंकि अफगानिस्तान की तरफ था, हमारा ध्यान जो दुनिया में और कहीं था, तो हम अपने पड़ोस में एक खाना जंगी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ताजिकिस्तान में 5 साल 92 से 97 तक। तो यहां पर हालात जो है, पानी लेकिन इनके पास है, पानी इनके पास है, और पानी जो है वो ये दरिया बहते हैं, इनके पास दरिया बहते हैं। तो ये फिर वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा के और दूसरी रियासतों को पानी वगैरह दे सकते हैं। फिर ट्रांजिट रूट अगर बनता है इनका, मतलब ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई पाइपलाइंस, कुछ सड़कें, कुछ तरह ऐसी चीज हो, क्योंकि काजाकिस्तान और बाकी रियासतों के बरक्स इनके पास ऑयल एंड गैस नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी वजह, और कैस्पियन के साथ भी इनका बॉर्डर नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से इनके लिए वाहिद तरक्की का रास्ता यह है कि यहां से सड़कें गुजरे, यहां से रेलवे गुजरे, ये ट्रांजिट इनका खुले फौरी तौर पे ताजिकिस्तान का, और ये मुल्क जो है ये तरक्की करे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं बात कि जो काजाकिस्तान है ना, अगर आप नक्शे पे, मैंने कल भी बात की थी ना, हार्टलैंड जो है वो जो मैकेंडर की कल मैंने बात की थी कि उसने कहा था कि जिसके पास ईस्टर्न यूरोप हो तो उसके पास जो है वो हार्टलैंड आ जाता है, और उसके बाद जो हार्टलैंड आ जाए तो उसके बाद वर्ल्ड लैंड आ जाता है। सब अल्लाह का खैर सलाह ली। जो काजाकिस्तान है ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है, दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, सॉरी रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, उसने इसको घेरा हुआ है, और उसका नाम है रूस, रशिया। तो सबसे बड़े वाले ने 9वें नंबर वाले को घेरा हुआ है। तो अब आप, अच्छा, कब काजाकिस्तान ठीक है भाई घेरा हुआ है, तो ऊपर से आप देखें तो रशिया है चारों तरफ, एक तरफ चाइना है, और चाइना का वो इलाका है जो कि शिंगयांग प्रोविंस है, ठीक है, वही इलाका जहां पर जो कि बड़ा सेंसिटिव है चाइना के लिए। और फिर नीचे फिर वही तुर्कमेनिस्तान भी है, और ताजिकिस्तान भी है, और उज्बेकिस्तान भी है, ये सारे ममालिक नीचे हैं। तो काजाकिस्तान जो है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब काजाकिस्तान जो है ना वो सबसे अमीर मुल्क है, सबसे अमीर मुल्क है, और इतना बड़ा मुल्क है कि उसके
1 किलोमीटर में 6 लोग रहते हैं। वसाइल क्या मौजूद है डॉक्टर साहब उनके पास? ऑयल, गैस, मैंगनीज, रेयर अर्थ मटेरियल्स, दुनिया भर की चीजें काजाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैंने आपसे कहा ना, इतना खुला, यानी उसका जो साइज है वो इस तरह से है कि 1 किलोमीटर में पानी भी, दरिया भी बहते हैं। 1 किलोमीटर में 6 लोग रहते हैं, यानी इतनी कम आबादी, इतना बड़ा मुल्क है। ठीक है, इतना बड़ा रकबा है, आप जरा अंदाजा लगाएं। और दूसरी जो बात है काजाकिस्तान की, वो मैं आपको ये बताऊं कि इसकी हिस्टोरिकल अहमियत क्या है। ये हिस्ट्री में काजाकिस्तान की एक अहमियत है। काजाकिस्तान को जो हार्टलैंड कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं कहते। ये वो इलाका है काजाकिस्तान का कि अगर हम चले जाएं 731 ईस्वी में, तो पहली मर्तबा जो अरब फौजें हैं, जनरल अबू मुस्लिम खुरासानी, ठीक है, उनकी क़यादत में यहां पर अब्बासी दौर में मुसलमानों की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ। चाइना की फौज उधर से आ रही थी, ठीक है, टैंग डायनेस्टी, चाइना के फौजी उधर से थे, मुसलमान इधर से थे। लेकिन आप जरा, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, ज्योग्राफी को आप देखें, मुसलमानों को भी वहां तक फौजों को पहुंचने के लिए, इधर हिमालय था, इधर अफगानिस्तान था, इधर से कहीं से लड़ नहीं सकते थे, इधर से कैसे जाते चाइना। तो ये ऊपर गए और जनाब ये सेंट्रल एशिया के अंदर जाने के बाद इन्होंने काजाकिस्तान की उस जगह पर इन्होंने जो है वो काजाकिस्तान में लड़ाई हुई। और काजाकिस्तान में वादी तलास के नाम से, तलास का दरिया है, तो उसके साथ, और उधर से कैंग डायनेस्टी के जो फौजी आए वो हुए और खूब घमसान की लड़ाई हुई। और फिर खलीफा मंसूर ने रोक दिया अबू मुस्लिम खुरासानी को कि आप आगे ना बढ़ें, वरना वो आगे चाइना के अंदर घुसने जा रहे थे। लेकिन ये हुआ कि वो 2500 चाइनीज को पकड़ के ले आए खलीफा के दरबार में, बगदाद ले आए। बगदाद लाके उन्होंने जो है चाइनीज को बगदाद में उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। तो चाइनीज जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो जो अरबे थे वो बैठ के कुछ कर रहे थे, अरब। तो उन्होंने कहा क्या है ये, उन्होंने कहा अच्छा ये तो हम यूं, तो उन्होंने वहां पे बगदाद में मुसलमानों को कागज बनाने सिखाया। और चाइनीज ने पहला कागज बनाने वाला जो कारखाना था वो ये चाइना के जो कैदी थे जिनको पकड़ के लाया गया था वहां से, तो उन्होंने बगदाद में आके कागज बनाना सिखा दिया। मकसद मेरे बताने का यह है कि ये तारीखी तौर पे इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि उसी जगह से ऊपर पहाड़ नीचे पहाड़, ठीक है, एक पट्टी अगर आपने चाइना के साथ लैंड वॉरफेयर में जाना हो तो मुसलमान भी वहां से गए और चाइना के लोग भी वहां से आए, क्योंकि और वहीं के रास्ते पर आप देखिए ना मंगोल आती है ना बगदाद तक, जब बगदाद को बर्बाद करते हैं चंगे, तो उधर से ही आते हैं ना, घोड़े दौड़ाते उधर से ही आते हैं और ये इधर से जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, अब आप सोचें कि जी वो जो चंगेज खान था वो पाकिस्तान से क्यों नहीं होके गया। ठीक है, हमारे भी टूरिज्म अच्छी कर जाता, कुछ अल्लाह माफ करे। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि वो ऊपर के जो इलाके हैं ना पहाड़ी, वो पहाड़ों के साथ साथ वो सीधा ऊपर लैंड हो गया जब उसने तबाह करना था बगदाद को। और ये फौजें यहां से गईं और यहां से जाके इनकी लड़ाई हुई। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, तो ये तो हो गया जनाब काजाकिस्तान। और काजाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बड़ा मुल्क, हार्टलैंड। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये थोड़ा सा खौफ है काजाकिस्तान में। और खौफ ये है कि इनके जो मुल्क का शुमाली हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, वहां पे रशियंस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि बिल्कुल वैसे जैसे यूक्रेन के एक हिस्से में रशियंस बहुत ज्यादा थे, मशरिक हिस्से में। तो जब है या नहीं रहते हैं, मतलब रहते हैं रशियन स्पीकिंग, जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि उज़्बेक, ताजिक, ये सारी मिले जो। तो अब मसला ये हुआ कि जैसे यूक्रेन के अंदर ये कहानी शुरू हुई कि जी वो अचानक वहां पे जो कलर रेवोल्यूशन आया और CIA ने, जो पुतिन कहते हैं कि उन्होंने स्पॉन्सर किए, हंगामे शुरू हो गए और प्रो मॉस्को जो बंदा था उसको हटाया। तो फौरी तौर पे 2014 में रशियंस ने इंटरवीन किया और क्रीमिया को अलग कर लिया। और आज भी जो मशरिकी यूक्रेन है वहां पे अलहदगी पसंदों को रशिया सपोर्ट करता है। यही मसला, खामोशी से यही खौफ काजाकिस्तान में पैदा हो गया उसी अरसे में कि ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि कहीं हमारा जो शुमाली इलाका है उस इलाके में चूंकि रशियंस रहते हैं, तो जैसे क्रीमिया को अलग कर लिया, काजाकिस्तान के शुमाली इलाके को भी रशिया कहे कि आप भी आ जाएं हमारे साथ ही, क्योंकि रशियन इस पे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नहीं,
बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर कुछ लोगों ने अपने तौर पे मुजाहरे शुरू कर दिए, वहां पे अपने तौर पे तहरीक उन्होंने शुरू कर दी कि आज़ाद करो, हमें काजाकिस्तान से अलग करो, हमें रूस के साथ जोड़ो। तो इन्होंने पकड़ के, शुरू में तो काजाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी कि भाई ये क्या मसला है कि गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पुतिन ने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो इनका पोखिन के नाम से एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा उस वक्त तहरीक चला रहा था, इसका ख्याल था कि मॉस्को सपोर्ट करेगा, इसको पकड़ के उन्होंने जो है इसको मार मुड़ दिया काजाकिस्तान के अंदर। तो काजाकिस्तान और इनके ताल्लुकात जो हैं वो, अच्छा ये बुश के साथ, क्योंकि जाहिर है कि वॉर ऑन टेरर में तो प्रेसिडेंट बुश और अमेरिका और चाइना और रशिया सारे एक साथ थे। ये तो अमेरिका को बाद में अंदाजा हुआ कि मैंने आपसे ये पहले भी बात की थी ना कि 9/11 के 2 महीने बाद ही अमेरिका ने चाइना को इजाज़त दे दी थी WTO में आने की, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड, और उसके बाद चाइना के लिए दुनिया भर के दरवाजे खुल गए और उनको टैरिफ में भी आज़ादी और इधर भी टैक्स भी नहीं, ये भी नहीं। 2-3 साल पहले जब उनसे कहा कि भाई आप इतनी तरक्की कर गए हैं तो आप ज़रा WTO से तो अपने करें, तो चाइना ने कहा हम तो नहीं करेंगे, इसीलिए ट्रेड वॉर शुरू हुई। उन्होंने कहा अच्छा, तो उसके बाद ट्रेड वॉर शुरू हो गई चाइना अमेरिका की। एनीवे, अब मसला ये है कि ये वो इलाका है जो फंदा है, यानी हम इससे हमारा ज़हन से जाता है इंडिया और अफगानिस्तान। जयशंकर के लिए ये लाजिम है कि अगर उन्होंने ये उनका समझ लें डू और डाई ये वाला जो दौरा है, और इसका जो अलामिया आएगा बुध के रोज, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अलामिया आएगा, उससे ये बात वाज़ेह होगी कि क्या, और अगले 2-4 दिन अमेरिका तो निकल गए, इंडिया रह गया। और अगर इंडिया ने तालिबान से या सेंट्रल एशिया में अपनी कोई जगह रखनी है, अभी तो देखें ना 2 एयर बेसिस हैं, किसी भी वक्त वहां पे पता चला कि हमला हो नहीं, लेकिन वो ताजिकिस्तान में, तो तालिबान ताजिकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे, बरादर मुल्क में, लेकिन ये कि 2 बेसिस वहां मौजूद हैं। अच्छा, अब उन 2 बेसिस, तो खतरात क्या है? नहीं, खतरात ये हैं कि अगर इंडिया ने वहां पर अपना फुटप्रिंट रखना है, अगर अपना वजूद वहां रखना है, तो उसको 2 मुल्कों की जरूरत है। एक मुल्क है ईरान और एक है मॉस्को, ठीक है। और चाइना जो है वो चाइना के वजीर खारजा के साथ वांग यी के साथ उनकी 2 मुलाकातें हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि ताशकंद, दोशंबे, इधर जो ये पूरा जो हफ्ता मुलाकातें होने जा रही, इसी दौरान जो है ये खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में ये हो गया, अफगानिस्तान में वो हो गया। जयशंकर जो हैं उनके लिए आप समझें, क्योंकि इससे पहले जब चाइना के साथ लड़ाई हुई पिछले साल, जो कि मशरिकी लद्दाख, इन्होंने कहा मैं लद्दाख पे भी बात करूंगा, मैं चाइना से लद्दाख पे भी बात करूंगा। चाइना से लद्दाख पे बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक मैं आपको बात बिल्कुल बताऊं कि अगर इस खित्ते में गड़बड़ ज्यादा फैली तो उसके बाद इंडिया के दूसरे फ्रंट्स खुल जाएंगे। ठीक है, इंडिया के दूसरे फ्रंट्स खुल जाएंगे। आई रिपीट, इंडिया के जो मशरिकी फ्रंट्स हैं, ये इतलात हैं, ठीक है, और ये इतलात आ रही हैं सेंट्रल एशिया से भी और अमेरिका से भी और मशरिकी, और इंडिया को भी यकीनन पता है इस बात का कि उनके जो उनका मशरिकी बॉर्डर है, वो पूरा मशरिकी बॉर्डर और ये जो ख्याली LAC है, ये सारा का सारा एकदम यहां पे ये सारे मास खुल जाएंगे और हो सकता है उनका इंटरनल का। तो इसलिए देखें, जयशंकर, उनके ये जो मोदी साहब की टीम है, इसमें चंद बेहतरीन लोगों में से एक जयशंकर है। तो राजनाथ नहीं, सियासी आदमी नहीं है, वो बड़े समझ के आराम से खामोशी से बात करते हैं, वो उनको फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं पहले। जी सर। अच्छा, तो उसकी वजह से अगर तो उनको इस दौरे में सपोर्ट मिल गई कि हमारी जो तालिबान, अभी उन्होंने बात ईरान से की है कि हमारी बात करा दो तालिबान से, और उन्होंने बात मॉस्को से की है। ठीक है सर। अच्छा, मॉस्को और ईरान से बात तो की है, लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ बताऊं, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद हो, चाहे वो तालिबान हो, बाकी ये लोग कहते कुछ है, इनकी जो मेमोरी है ना, याददाश्त, वो ये लिखते भी नहीं है कहीं, इनकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। सही होगा। अब किस तरह से इंडिया अपने आप को कहता है कि जी हम, और मैंने आपसे कहा ना कि 2 एक्सट्रीम्स हैं, तालिबान और जो है वो इंडिया। फर्ज करें तालिबान की, मेरी किसी से बात हुई तालिबान के किसी बंदे से जो इंडिया के साथ राब्ते में है, तो कहता है यार, हंस रहे थे, वो कहते हैं यार हम सोच रहे हैं कि इंडिया से कहेंगे हमारी हर हुकूमत तो तस्लीम कर लो, सबसे पहले भारत तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने वाला मुल्क बन जाए। तो यानी वो मजाक में इस तरह की शराइत जो है वो इंडिया के सामने रखने जा रहे हैं। और मॉस्को
मेरा ख्याल है कि जो मॉस्को से वाइब्स आ रही हैं, मॉस्को किसी सूरत भी तालिबान से अपनी बात खराब नहीं करेगा। मॉस्को और चाइना ने बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन तालिबान कहां तक मानते हैं ये देखना है। वो कहते हैं कि हमारे लोगों के कत्लेआम में जो फोर्सेस थी शुमाली इत्तेहाद की, उनको इंडिया सपोर्ट करता है। जी सर, बेहतर आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज एनसीओसी के इजलास में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फौज की तैनाती मदद लेने का फैसला किया है। सिर्फ फौज से मदद ही क्या इस मसले का हल है? लोग एहतियात करें जी, लोग एहतियात करें। ये जो डेल्टा वायरस है जो कि ओरिजिनेट, डेल्टा वेरिएंट, बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट जो है जो कि ओरिजिनेट, और फिर डेल्टा प्लस भी इसका आ गया और फर्दर उसमें जो है। और आज इसराइल से खबर आ रही है कि इसराइल में फाइजर की थर्ड डोज जो है वो लगा दी गई है। तीसरी डोज फाइजर की जो है उन्होंने, उनके डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है इमरजेंसी में, और वहां पे थर्ड डोज जो है वो फाइजर की लगा दी गई है उन लोगों में जिनमें एंटीबॉडीज कम डेवलप थी। उन्होंने हंगामी तौर पे उसको लगा दी है। अच्छा, एक बात मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि देखें, जो मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स, ईरान के लिए प्रॉब्लम्स, चाइना, रशिया, अमेरिका तो विड्रॉ कर गया यहाँ से, तो वो तो अभी जितने प्रॉब्लम उसके लिए थे तो वो निकल के चला गया। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है कि उसने जाने से पहले यहाँ पर इंडिया को इत्मीनान में नहीं लिया। इंडिया को भी इत्मीनान में नहीं लिया, और उन गालिबन जो अशरफ गनी हैं, उनका जो आखिरी दौरा हुआ था जिसमें अशरफ गनी वो 51 लोगों के साथ गए थे, तो अशरफ गनी और उनके बाकी सारे लोग जो, तो इस तरह से एकदम से जो विड्रॉल हुआ है, या तो इंडिया को पहले ये बात देख लेनी चाहिए थी कि जब टॉक्स चल रही थी तो इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव इन्वॉल्व होता। अब ये कि जी दरमियान में कतर में बातचीत, राब्ता आगे पीछे, तो अच्छा है कि उनको एक मौका मिल रहा है, लेकिन क्या मॉस्को तालिबान से बात करवाएगा? क्योंकि इससे पहले मॉस्को में जाते रहे हैं इंडिया से लोग, उनको बुलवाया जाता है। चाइना वो नहीं गए, मॉस्को भी शायद एक आध दफ़ा उनको बुलाया गया था, वो नहीं गए। दूसरी जो अहम बात हुई है वो ये दरमियान में वो ये हुई है कि आज जो है वो तालिबान ने ये कह दिया है कि हम तुर्की को किसी सूरत एयरपोर्ट की हिफाजत करने नहीं देंगे जी। अच्छा, ये जो है अब ये एक नया इसमें मोड़ आ गया है, क्योंकि टर्की से कहा जा रहा है कि जी हमारी अभी तक अमेरिकन और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रीजन की, उनसे बात हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि तालिबान के लोग जो हैं वो रशीद दोस्तम के हवाले से उनके बड़े कंसर्न्स हैं, और वो कहते हैं कि रशीद दोस्तम जो है वो तुर्की के करीब रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर वो हमारा, अच्छा, तुर्की ने कभी भी अफगानिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसमें हिस्सा नहीं लिया। तुर्की की फौज हमेशा अमन के लिए खड़ी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जो तुर्की है उसको हम एयरपोर्ट नहीं देंगे, यहां पे एयरपोर्ट पे जगह नहीं देंगे। और ये जो खबर है कि हम उनको नहीं देंगे एयरपोर्ट, तो इसको मैं डेली सभा को ही कोट कर देता हूं कि तालिबान वॉन्स टर्की ऑफ एक्सटेंडेड प्रेजेंस इन काबुल, वॉर्न किया है कि आप जो है वो काबुल में, और ये टर्की का न्यूज़पेपर ही मैं कोट कर रहा हूं ताकि उसका रेफरेंस रहे, क्योंकि ये हसास बात है। और टर्की ने आगे से कहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे अपनी टॉक्स यूएस एंड अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन टर्की, और ये खामा प्रेस की भी खबर है और डेली सभा की भी खबर है कि टर्की वॉन्स, तालिबान वॉन्स टर्की ऑफ एक्सटेंडेड प्रेजेंस इन काबुल, और ये खामा जो प्रेस है अफगानिस्तान का वो भी इसी खबर को दे रहा है। अच्छा, कि ये जो है अनकंसिडर्ड, इसको हम सोच ही नहीं रहे, इस पर बात नहीं कर रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां रुकें और फिर हमारा जो है आपके साथ जंग छिड़ जाए, ठीक है, क्योंकि मुआहदे के तहत आपने यहां से निकलना है। अच्छा, टर्की इसको गालिबन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो टर्की की पोजीशन थोड़ी सी अमेरिका के सामने खत्म है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि टर्की, और इसीलिए आप देखेंगे इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी तालिबान उसमें नहीं गए, वो पूरा प्लान, उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो हमारे बिरादर मुल्क हैं ये आपस में इनकी बात हो जाएगी। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखें यहां पर माजी में वो जो जहाज हाईजैक हो गया तालिबान के दौर में, कंधार में उतर गया, और बाकी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उनके जहन में ये है कि ये जो है ये डबल के आपस में कहीं कनेक्ट ना हो जाए। डबल के से मुराद ये है, ट्रिपल के
कह लें इसको आप, काबुल, कंधार और कश्मीर कहीं आपस में कनेक्ट ना हो जाएं। लेकिन एक तो ये उनके जहन में कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है, और मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं कि अब इसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स चूंकि बड़े आ चुके हैं और उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह 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 और कई सालों से बैठ के उन्होंने यहां जंग होते देखी है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं ये बात सुन के कि, और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई जो इसी दौरान पिछले साल जब ट्रैवलिंग हो रही थी, तो जब मैं बात करते नहीं है, चाइना ने बहुत क्वाइटली ये जंग होते देखी है। ये जो जंग है अफगानिस्तान की, ये उन्होंने बड़ा क्वाइटली, बड़ी खामोशी से होते देखी। और उनके वो जो सेंसिटिव ह्यूमिलेशन में, जो कि खाना जंगियां ही हैं, जंगें ही हैं बाहर की, इस जंग को उन्होंने बड़ी खामोशी से, और वो कहते हैं हमने वो सीखा बहुत है। अच्छा, साथ उनके रशिया भी, और रशिया को पूरी कोशिश हो गई है कि रशिया और चाइना अलग हो जाएं, लेकिन रशिया और चाइना अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और आखिरी जो कील थी वो ये कि इन्होंने ये ब्लैक सी के अंदर जो एक्सरसाइजेस की, ड्रिल्स की, तो उससे रशिया जो है वो और करीब हो गया चाइना का। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो कर रहे हो ना, ये घूम रहे हो नेटो वेटो ये इधर क्रीमिया वगैरह के अंदर, और रशिया ने वार्न किया। इस मरहले पे तलखी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल नेटो की डील्स हुई, नेटो ने की अपनी, उन्होंने भी, जाहिर है अमेरिका एक पावर है, तो अमेरिका अपनी पावर तो दिखाएगा ना कि अफगानिस्तान से निकल गए तो पूरी दुनिया कह रही है आप तो भाग गए यहां से। दूसरा जो मामला खराब हो रहा है बीच में, दरमियान में, वो मामला खराब हो रहा है क्यूबा का। एक हफ्ते के अंदर 2 मुल्क डिस्टेबलाइज हो गए हैं, हेटी जिनका प्रेसिडेंट कत्ल हुआ, और क्यूबा। ये वो दोनों मुल्क जो कि बेल्ट एंड रोड के बड़े मुल्क थे जहां पे चाइना की इन दिनों में इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, और इस कदर वहां के हालात बिगड़े और खराब हो गए। और मैं कह रहा हूं ना कि अब इस पूरे थिएटर के अंदर आप एक जगह को, क्योंकि एक जगह कुछ होगा, तो अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या लिख रहा है कि बाइडेन बैक्स क्यूबा प्रोटेस्ट। ठीक है, क्यूबा में जो मुजाहिरे हो रहे हैं उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि मैं उनकी हमायत करता हूं, हमायत का ऐलान कर दिया है। और ये मुजाहिरे किसके खिलाफ हो रहे हैं? वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ, और अचानक शुरू हो गए। ठीक है, मतलब इनका कोई सर पैर है ही नहीं। अच्छा, दूसरा पॉलिसी जनरल क्या कह रहा है? हेटी ऑन द ब्रिंक ऑफ अनार्की, आई मीन हंगर, गैंग वायलेंस एंड पावर वैक्यूम। अच्छा, तो बात यह है। अच्छा, अब इसमें देखें, पहले बात आई थी क्यूबा की, और बात आई थी जब हेटी वाली बात हुई थी तो रशिया बोला था, अब चाइना आज बोला है। और चाइना जब बात करता है, चाइना देखें बड़ा रेयर होता है कि चाइना जो है वो बात करे। चाइना ने जो बात की है, वो चाइना ने बात की है कि ग्लोबल टाइम्स ने, उन्होंने कहा है कि क्यूबा डिनाउंसेस यूएस सबवर्जन, यानी जो सबवर्जन है, सबवर्जन का मतलब है बगावत, जासूसी, हंगामे, तो क्यूबा ने मुजम्मत की है इसकी। और बेजिंग ने, कल मॉस्को ने कहा था, आज बेजिंग कह रहा है, अगर इसको थोड़ा सा दोबारा दिखाएंगे आप, बेजिंग अर्जेस वॉशिंगटन टू लिफ्ट ब्लॉकेड अगेंस्ट हवाना। ये ज़हन में रखें कि इससे पहले ब्लॉकेड कब हुआ था हवाना का? हवाना यानी क्यूबा। इससे पहले ब्लॉकेड कब हुआ था? इससे पहले हवाना का ब्लॉकेड हुआ था 1962 में, क्यूबा का ब्लॉकेड हुआ था जब मिसाइल क्राइसिस खड़ा हो गया था। जब कैनेडी के दौर में मिसाइल क्राइसिस खड़ा हुआ था, कैनेडी थे और वहां से खुरुश्चोव था, और कैनेडी को यहां पे खुरुश्चोव ने क्यूबा को मिसाइल दे दिए थे, मिसाइल क्राइसिस। हमने कल भी बात की थी कि अगर आप ब्लॉकेड कर दें किसी मुल्क का तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। अगर पाकिस्तान के समुद्री हदूद को कोई मुल्क बंद करे आके, एक्ट ऑफ वॉर है, आपने जंग छेड़ दी है। अगर कोई इंडिया के वो साहिलों के ऊपर जहाज खड़े कर दे, एक्ट ऑफ। अगर आपने इस इशू को बना के, अमेरिका ने, कि वहां पे जी अवाम मुजाहिरे कर रहे हैं तो ब्लॉक कर दें, आप बंदरगाहों को चारों तरफ से घेर लें, तो ये जो है, ये क्यूबा का जो ब्लॉकेड हुआ है, ये एक अजीब और गरीब सी बात है। भाई क्यूबा ने कहा नहीं किसी को आने के लिए, क्यूबा ने कुछ, मतलब देखिए बात यह है कि क्यूबा में मुजाहिरे शुरू हो गए और मुजाहिरों के साथ ही उनका ब्लॉकेड हो गया। और चाइना कह रहा है कि ब्लॉकेड फौरी तौर पर इसको उठा लिया जाए क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अच्छा, अब ये ब्रेक ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये वहां का गुस्सा इधर, इधर का गुस्सा इधर, इधर का उधर। चाइना जरूरी नहीं कि वहां रिस्पॉन्ड करे। चाइना कहीं, जो मैंने इसीलिए बार बार देखिए, मुझे वाहिद मुल्क जिसके ऊपर जो है वो चाइना खुल के क्लेम कर चुका है, वो एक ताइवान है, या वो ये इलाके हैं भूटान वगैरह के। मैं इसीलिए गुजारिश इंडिया से होती है कि जी आप जो है वो जो बात करें, या आप जिनके इत्तेहादी हैं उनको समझाएं कि ऐसा ना हो कि आपका नजला हमारे सर पे गिर जाए।
आप उधर क्यूबा में कर रहे हैं, बता अरुणाचल प्रदेश निकल गया। हाँ। ठीक है ना, मतलब अच्छा फिर आपने वो दलाई लामा को मुबारकबाद भेजी, या तो आप खड़े हो ना, भारत की बात कर, भारत की बात कर रहा हूँ भाई, या तो देखिए ना मणिपुर और नागालैंड और आसाम और ये, फिर मसला ये है कि या तो इसमें अगर सबवर्जन की तरफ जाना है और अगर ये प्रॉक्सीज इस तरह इतनी जल्दी खोल देने हैं सारे पत्ते, तो फिर सारी ताकतें खोलेंगी, उसमें हमारा भी नुकसान है, पाकिस्तान किसी का फायदा नहीं है। जी बेहतर सर, आपसे मजीद बात करेंगे इस मामले पर, ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तहरीक लब्बैक पर भी पाबंदी बरकरार रखने का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, फैसले के बारे में क्या कहेंगे? तहरीक लब्बैक की तरफ से देखते हैं क्या जवाब आता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँ, सबसे अच्छी बात जो इस पूरे सिनेरियो में हो रही है ना खत्ते में, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बैकडोर राब्ता था वो कायम है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े प्लेयर्स और इतनी सारी पार्टीज हैं कि इस बात के शदीद खदशात हैं कि कोई भी किसी भी दो फरीकों के दरमियान या तीन फरीकों के दरमियान कोई ना कोई चिंगारी छेड़ दे। ये जो पूरा खेल सजा है, ये यहाँ पे ये जो दस्तरखान बिछा है, ये सुकून प्यार मोहब्बत से खाने के लिए नहीं कि सब बैठेंगे और एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। ये एक खूनी थिएटर है जो पिछले बरस से जहां खून बहा है और बड़ी ताकतें हटी है खून अपना बहा के, और नई ताकतों को वो जीतने नहीं देखना चाहती इस खत्ते में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी और प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई, हैटी, क्यूबा, और फिर अब देखते हैं कि और कहां स्टार्ट होती है पाकिस्तान के अलावा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।